सुनील, जैसे हम इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बेटर प्रोस्पेक्ट्स भी आए थे, बट वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है अर्निंग्स पर। बारिंग सम सेक्टर्स जैसे ऑटो हुआ, सीमेंट एंड इंफ्रा, यहाँ पे एक अर्निंग्स अपटिक नहीं देखने मिला है। व्हाट आर द की रीजंस व्हाई, और इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट विद अर्निंग सीजंस, इफ यू कैन जस्ट बिगिन विद। पिछले 2 साल से जो मानसून था वो काफ़ी नेगेटिव रहा है, एकदम सब पार रहा है। और इंडियन इकोनॉमी आज भी अबाउट 70% जो है मानसून पर डिपेंडेंट है। जो इन्वेस्टमेंट साइकिल था, जो कंजम्पशन रूरल से अफेक्ट हुआ, और इन्वेस्टमेंट साइकिल बिकॉज बैंकिंग फंडिंग गॉट स्टॉप्ड, तो दोनों जगह से कॉर्पोरेट्स पे इफेक्ट आई। तीसरा जो था वो है कि वर्ल्ड लेवल पे देयर इज़ अ मैसिव स्लो डाउन। इतनी लिक्विडिटी पंप करने के बाद भी ग्लोबली ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो जो कंपनीज एक्सपोर्ट डिपेंडेंट थी उन्हें भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। जीएसटी और एक मॉनसून का, मॉनसून हैज टर्न आउट टू बी बेटर और जीएसटी का रास्ता भी साफ हो गया है, क्लियर हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये इंडियन इकोनॉमी के लिए कौन सा संकेत है? वो एक इफ़ेक्ट होता है जिसको हम लानीना बोलते हैं। जो पहले अल-नीनो था जिसमें कि मानसून डेफिशिएंट था, और अभी जो है लानीना जिससे मानसून अच्छा होगा। तो ये एरिया में तो हम अभी कंफर्टेबल आ गए। और जो जीएसटी हो गया, जैसे मैंने बोला रिफॉर्म ऑफ द डिकेड, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले कुछ 12 या 13 ऐसे टैक्स थे जो लगते थे, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देंगे, बिकॉज टैक्स का में कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। टैक्स बहुत सिंपल हो जाएगा, सिंपल तरीके से लिया जाएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट मॉनसून एंड सेक्टर्स अटैच्ड टू इट गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। कंजम्पशन, फॉर एग्जांपल रूरल इंडिया जहाँ पे 70% ऑफ द कंट्री है, उनका अगर कंजम्पशन इंप्रूव होता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल से लेके फुटवेयर से लेके हार्डवेयर से लेके कंजम्पशन, हाउसिंग, रूरल रोड्स एक्सेट्रा, इनफैक्ट पेंट कंपनीज, ऑल सच कंपनीज विल बेनिफिट बिग टाइम। एक्सिस डायरेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द मल्टी बैगर्स। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मल्टी बैगर होता है वो रातों रात नहीं होता है। बिल्कुल। तो पहले तो ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसका बहुत क्लियर विजन हो, दूरदृष्टि हो। श्योर। दूसरा, हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इकोनॉमिक मोट, एक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे उसका कोई एक ब्रांड है, उसकी कोई एक टेक्नोलॉजी है, उसका कोई एक पेटेंट है, और वो इतना स्ट्रांग है कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आके उसको नहीं हिला पाता। बिल्कुल। कोई डिस्ट्रप्शन उसको तंग नहीं करती। और दूसरा, और एक रीज़न है कि आपको ग्रोथ दूर तक दिखनी चाहिए। आज या कल की ग्रोथ नहीं, दूर तक लॉन्गेविटी, जिसको हम लॉन्गेविटी बोलते हैं, वो ग्रोथ दिखनी चाहिए, वैसा ही ग्रोथ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप सही प्राइस पर उसको खरीदें। बट सुनील, मार्केट में सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है मल्टी बैगर को आइडेंटिफाई करना। एंड सिंस यू आर हेडिंग द रिसर्च डिपार्टमेंट, हाउ डू यू सिलेक्ट दी स्टॉक्स, इंडस्ट्री, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट देम। पास्ट में जाके कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि मल्टी बैगर्स कैसे क्रिएट हुए थे, वो शायद हमें समझने के लिए आसान रहेगा कि आगे जाके कैसे मल्टी बैगर्स हो गए। तो अगर हम एक सेक्टर ले विच इज़ ऑटोमोबाइल पैसेंजर कार्स, मारुति नाम की एक कंपनी आई, जो वो कंपनी थी दैट वाज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन सुजुकी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट। तो सुजुकी ने उन्हें टेक्नोलॉजी दी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी मार्केट अपॉर्चुनिटी दी। जब ये जॉइंट वेंचर हुआ, तब जो थे वो सीड्स ऑफ मल्टी बैगर एक्चुअली सो किए गए थे कि मल्टी बैगर वहाँ से बनना शुरू हो गया। सेम थिंग अगर हम दूसरे सेक्टर में देखें कि 2 व्हीलर्स में, तो वहाँ पे भी जो सबसे बड़ा मल्टी बैगर हुआ है वो है हीरो होंडा जी। अगेन वो भी एक जॉइंट वेंचर था विथ होंडा एंड हीरो ग्रुप। सो जब ये जॉइंट वेंचर होता है इन द सेक्टर, आपको काफ़ी बड़े मल्टी बैगर्स मिलते हैं, जहाँ पे एक पार्टनर जो है वो टेक्नोलॉजी लाता है और दूसरा जो है वो मार्केट अपॉर्चुनिटी लाता है। आज हमें वही सब अप्लाई करना है। इंश्योरेंस में एक बड़े प्लेयर है जिसके पास ऑलमोस्ट 75-78% मार्केट शेयर है, बट काफ़ी जॉइंट वेंचर कंपनीज आ गई है, जैसे बजाज, HDFC, ICICI, वो सब प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है। सो इंश्योरेंस इज़ वन। सिमिलरली अदर सेक्टर्स जहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, वो डिफेंस में हो सकता है, वो रेलवेज़ में हो सकता है। तो आगे जाके हम ऐसे स्टॉक्स ले और उसे इन्वेस्ट करें, होल्ड करें। और जैसे सर ने बताया कि इन्वेस्टमेंट्स विल बी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन यू विल मेक दोज मल्टी बैगर रिटर्न। म्यूचुअल फंड, SIP के रूट में बहुत सारा पैसा मार्केट में आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड विल कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड एज वेल? लास्ट ईयर जब FII पैसा निकाल रहा था तो इंडियन इन्वेस्टर पैसा डाल रहा था। तो अगर ये ट्रेंड ऐसा है और इस साल वापस अभी तक FII ने ज़्यादा डाला है, तो मुझे तो अब ये लगता है कि इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर इंडिया के बारे में हो गए हैं कि अगर
ये सब देखा जाए और जैसे रिफॉर्म्स हमारे चल रहे हैं तो अभी तो दोनों जगह से पैसा आने वाला है। Sure. अभी FII से भी पैसा आने वाला है और DII से पैसा आने वाला है। तो आई थिंक आप इस टाइम सही टाइम है आपके लिए भी कि आप अगर इक्विटी में नहीं गए तो इक्विटी के बारे में सोचिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। क्रूड की जो चाल है वो समझ में नहीं आ रही है इनफैक्ट, और यहाँ से लेके स्टेबिलिटी वाइज, और कहा जाता है कि क्रूड फॉल का बहुत सारी कंपनीज को एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ONGC, केन इंडिया। सो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? जब कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है तो उस कमोडिटी या उस बिजनेस के प्राइसिंग पावर पे काफ़ी प्रेशर रहता है। क्रूड के लिए वर्ल्ड में जो अदर ऑल्टरनेट है वो है शेल गैस, और ऑन द लो साइड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन वेरियस कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में क्या कॉस्ट है उसके हिसाब से लो एंड डिसाइड होगा। सो इट कुड स्टे इन द रेंज ऑफ 30 to 70। अब जब मानसून भी अच्छा है और क्रूड भी सॉफ्ट है तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टोरी के लिए बेस क्रिएट हो रहा है। आपको क्या लगता है कि मार्केट कौन से, विल इट टच 50,000 सेंसेक्स? अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर आप निवेशक हैं, तो आप जब भी आपके पास पैसा है आप मार्केट में डालते रहिए, आप एसेट एलोकेशन करके डालिए, आप ओवर लीवरेज मत करिए, तो आपका पैसा बनेगा। इंडियन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी हर साल ग्रो हो रही है। वर्ल्ड जहाँ पे ग्रोथ नहीं है बट इंडियन कंपनीज आर ग्रोइंग। जो रीज़न है कंपनीज के प्रॉफिट का ग्रोथ होने का वो है इंडियाज पॉपुलेशन विच इज़ वेरी यंग, सो दैट विल ड्राइव द कंपनीज प्रॉफिट, और उसी के कारण सेंसेक्स में भी काफ़ी पॉजिटिव ट्रैक्शन बिल्ड होता रहेगा। ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अभी जो GST बिल पास हुआ है उसकी वजह से निफ्टी की वो कौन सी 2 कंपनियां जिनको लॉन्ग टर्म पे सबसे ज़्यादा फायदा होगा? बिजनेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाएगा। फैंटास्टिक। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज विच विल हैपन। सो वो सेक्टर जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड ऑलरेडी ज़्यादा है, जैसे कि फुटवेयर हो गया, लेदरवेयर, टेक्सटाइल्स, क्लोथ्स, गारमेंट्स, वो लोग जो है वहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइज की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। सो मोर देन निफ्टी स्टॉक्स मे बी कंपनीज लाइक एन अरविंद मिल जो ब्रांडेड गारमेंट्स में काफ़ी रिटेल में एंट्री कर रहे हैं, could be one of the big beneficiaries out of this entire GST. So that is one of the stocks. I don't think it's a nifty stock, but that is one which will have a big opportunity out of GST. श्योर, आपको टेक्निकल व्यू भी दिला देते हैं। अरविंद मिल एक ऐसा स्टॉक है जो कंसिस्टेंसी दिखा रहा है और लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में आप एवरी डिप पे इन्वेस्ट करते रहे, और जैसा मैंने बताया 330 340 एक हर्डल है, वो जैसे ही क्लियर होगा 440 450 लेवल आसानी से देखने को मिलेगा। No doubt we are investing in shares and the mutual funds, but personally I feel shall not we invest through the mutual funds for the investors? इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो भी आप एक्सिस डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का एक्स अर्निंग्स है या कोई भी आमदनी है, वो टेक्निकल एनालिसिस या उसके द्वारा एक ग्राफ क्रॉस करेगा तो ये इतना ऊपर जाएगा, और उससे नीचे जाएगा तो ये और नीचे टूट जाता है। इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी या फायदे का उसका क्या रिलेशन है? So there is a science and technical analysis also in terms of supports and resistance. और अगर if the buying is huge, if it crosses your resistance along with huge volumes, कि काफ़ी मतलब there are support also in the conviction, then you can go and say कि this trend could continue also. So there is lot of science into technical analysis, Sure. but please do not mix the two. ये एक्चुअली टेक्निकल में अगर हम देखें तो ये एक बिहेवियर दिखाता है, जो भी प्राइस चेंजेस होते हैं मिनट ऑन मिनट बेसिस पे, तो उस बिहेवियर को हम लोग एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन द चार्ट। तो चार्ट में डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जिसपे हमें बिहेवियर दिखता है कि आज दिन भर में किस तरीके की एक्टिविटी हुई पर्टिकुलर स्टॉक में, तो उसको हर डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम हर तरीके का व्यू ले सकते हैं। ऐसे स्टॉक भी हैं जिसको टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों से वो स्ट्रांग लगते हैं, तो हम उसको बोलते हैं टेक्नो फंडा। परफेक्ट। तो वो भी एक प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं, हमारा एक्सेस डायरेक्ट उसके बारे में बात करता है। तो मेरे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारी कंपनी में। ये मेरे टेक्निकल हेड है, ये मेरे फंडामेंटल हेड है, तो ये मेरे दो अनमोल रतन। हाँ? तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों की अपनी अपनी खूबी है। श्योर। तो आज के बड़ौदा शहर के इन्वेस्टर जो मीट जो हमारी है एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स राइजिंग इन्वेस्टर के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट थैंक यू सो मच सुनील जुड़ने के लिए हमारे साथ। अरुण सर बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश थैंक यू सो मच फॉर यू एज वेल। तो आपने देखा यहाँ पे लेकर हमने बात की मार्केट्स की, इंडिया की एंड गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स की। एक्सिस डायरेक्ट के लगभग 10 लाख कस्टमर्स उनके साथ में जुड़े हुए हैं और सालों से वो उनको गाइड करते आ रहे हैं। बी कनेक्टेड विद एक्सिस डायरेक्ट और यहाँ से लेके आपको इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा होगा। किसी और शहर में आपको मिलेंगे। देखते रहिए जी बिजनेस, आपको फायदा। नमस्कार।